अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी हरियाणा टेट की। हरियाणा टेट में टीजीटी का जो पेपर है, ये जो पेपर था 2021 का प्रीवियस पेपर लिया गया है आपका। और 2021 का प्रीवियस पेपर ये आपका मैथमेटिक्स प्रीवियस पेपर है, जो मैथमेटिक्स है उनकी जो है कि 2021 में आया था, वो वाला आज सेट ए कराया जाएगा आपको। इसमें ये लेवल 2 के लिए है, 5th to 8 के लिए। तो इसमें आपका जो है सीडीपी का पोर्शन आज आपको कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका अदर सब्जेक्ट का पोर्शन इसी का कराया जाएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर, समय ना ज़्यादा लेते हुए चलिए। तो इसमें क्वेश्चंस फर्स्ट दे रखा है, आपसे पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन है निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। फोर्थ ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवधारणात्मक चिंतन। क्या है, अवधारणात्मक चिंतन। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। कैसा है, गलत कथन पूछा है, सही नहीं पूछा, आप गलत पूछा है। तो आप बताएं, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताएं। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। सेकंड ऑप्शन में वो दे रखा है कि संभावनाएं जन्मजात होती हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति बदल देती हैं। फोर्थ ऑप्शन में ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। तो इसका थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, भावनाएं जन्मजात होती हैं, ये गलत है। ठीक है, तो कुछ इसमें पॉइंट है भावना की विशेषताओं के बारे में। भावना अर्जित स्वभाव है। कैसा है भावना, एक अर्जित स्वभाव है। भावना कैसी है, अर्जित स्वभाव है। भावना एक स्थायी भावनात्मक सकारात्मक अभिवृद्धि और हमारी मानसिक संरचना एक स्थायी भाग है। संवेग भावनाओं का आधार होते हैं। संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, भावनाओं का आधार होते हैं। ठीक है, संवेग भावनाओं का आधार होते हैं। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति में बदल देती हैं। क्या होती है, अपनी स्थिति बदल देती हैं। अधिकांश जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास बौद्धिक समझ नहीं होती। ठीक है, उनके पास क्या नहीं होता, बौद्धिक समझ नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि है वो है आत्मनिरीक्षण विधि। कौन सी, आत्मनिरीक्षण विधि। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अपराधी जो बालक की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है कि विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना या धमकी देना एवं उपवास करना। थर्ड में सताना, फोर्थ में शरीर रचना में एस्थेनिक। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर रचना में एस्थेनिक। पांचवें का फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फोर्थ में आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वांडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो सही तार्किक क्रम आपको लगाना है अटेंशन, फिर उसके बाद रिटेंशन, अवधानात्मक, धारणात्मक, फिर उसके बाद आता है उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन, फिर उसके बाद आता है अप्रेरणात्मक। तो आपसे पूछा कि वांडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम लगाना है। तो सबसे पहले होता है अटेंशन, अवधानात्मक, फिर होता है धारणात्मक, रिटेंशन, फिर उत्पादन, फिर उसके बाद अप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है यह किसने कहा कि व्यक्तित्व तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका वैलेंटीन ने। किसने कहा था, वैलेंटीन ने। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा हुआ है वो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट में आपको पूछा हुआ है कि विकास में परिवर्तन निहित होता है ना, विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय है। कौन सा असत्य थी, याद रखिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में सत्य को नहीं लगाना, जो पूछा है वही लगाना है। ठीक है, चलिए तो विकास के संदर्भ में असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा होगा, विकास में परिवर्तन निहित होता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। तो ये जान लें आप कि आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित है और साथ ही वे जो पर्यावरण से प्रभावित होती है।
यह एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं किस अवस्था में। ये आपसे अवस्था पूछी हुई है, ठीक है। तो किस अवस्था में होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, किशोरावस्था में। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है। तो इस किशोरावस्था के बारे में कुछ पॉइंट जान लें कि लड़कियों में यह अवस्था मासिक धर्म की शुरुआत के साथ शुरू होती है और लड़कों में वृषण के बढ़ने के बाद द्वितीय यह यौन लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है किशोर अवस्था यौवन की अवस्था जो वह समय है जब प्रजनन हार्मोन के स्राव के कारण यौन अंगों में बाहरी और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आमतौर पर लड़कियों पर इसमें लड़कों की तुलना में पहले प्रवेश करती हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु सामग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो करेक्ट आंसर इसका लगाना है आपको। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। तो करेक्ट आंसर 10 अंक का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया था। किससे संबोधित किया था क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये आपसे किया था इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक, इंग्लिश में याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी। तो यह क्या है कि कभी कभी ये चेंज हो जाती है, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। तो यदि वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है, ये नियम आपका कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जिसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी सोच प्रकार का व्यक्तित्व की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अपनी बौद्धिक खोज में लीन। थर्ड का 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही क्रम है। तो इसका सही क्रम आपसे पूछा हुआ है। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा सबसे पहले सिचुएशन, फिर उसके बाद बॉडीली, फिर बॉडीली डिस्टर्बेंस, फिर उसके बाद मेंटल स्टेट, ये आती है। तो परिस्थिति, परिस्थिति के बाद शारीरिक अशांति, फिर उसके बाद मानसिक स्थिति। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आदत एवं आदत बल, हैबिट स्ट्रेंथ। ठीक, क्योंकि ये पूछा है अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपसे पूछा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा है वो कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गार्डनर ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की। तो 16वें का करेक्ट आंसर होगा वो आपका 16वें का करेक्ट आंसर होगा समान वस्तु की खोज। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त नहीं है ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं है। बाकी ये प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त है, तेजी से और आसानी से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली बच्चे कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उससे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास। तो जब अभ्यास बार बार करेंगे, अधिक करेंगे, तो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में ऐसे बच्चे नहीं आते। ठीक, चलिए तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है वो आपसे पूछा है कि वय संधि की अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 से 16 वर्ष। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसमें वय संधि की जो अवस्था होती है सभी के लिए 11 से 18 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों के दौरान तीव्रता से शारीरिक और यौन वृद्धि और परिपक्वता होती है। आमतौर पर वय संधि की शुरुआत को किशोरावस्था की शुरुआत के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए वय संधि सभी व्यक्तियों को होता है, चाहे लड़का हो या लड़कियां। लड़कियों में यह 9 या 11 साल की उम्र में शुरू हो सकता है और लड़कों में यह 12 या 13 साल के आसपास शुरू हो सकता है। हालांकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की उम्र में भिन्नता होती है। वय संधि की आय सीमा 11 से 16 वर्ष होती है, 11 से 16 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां हुआ क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वें क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर इसका बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट, यानी 19 का फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आर्मी जान लीजिएगा कि बुद्धि को विचार समझने, सीखने और निर्णय लेने की शक्ति माना जाता है। अल्फ्रेड बिनेट ने के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह से विचार करने, अच्छी तरह से निर्णय करने और आत्म आलोचनात्मक होने की क्षमता है। निष्पादन परीक्षण, जैसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, यह मानसिक परिस्थितियों में प्रदर्शन करने की व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? 11 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चा अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट 20वें क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। 21वें क्वेश्चन में यह पूछा है, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा टर्मन ने। किसने कहा था? ये टर्मन ने। किसका? फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। चलिए 22वें क्वेश्चन में आपसे जो पूछा हुआ है वो ये पूछा है, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांवेगिक विरेचन कहते हैं, इमोशनल कैटरेसिस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? सभी को पता होना चाहिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रोरसा जो शाही धब्बा परीक्षण है ये 1921 में स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोरसा द्वारा प्रतिपादित किया था। कब किया गया था प्रतिपादित? 1921 में प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्विस मनोवैज्ञानिक थे हरमन रोरसा। कौन थे? हरमन रोरसा। इनका नाम था हरमन रोरसा। क्या था? हरमन रोरसा। ठीक है, ये कहाँ के थे? स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के? इसको स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे। चलिए विशेष रूप से जान लें कि यह एक प्रकार का प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। यह परीक्षण विशेष रूप से व्यक्तित्व और भावनात्मक कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बौद्धिक और गैर बौद्धिक दोनों व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आपसे पूछा हुआ है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है E.L. थॉर्नडाइक को, या फिर पैथोलॉजी को, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है हार्वर्ड को, फोर्थ में फ्रोवेल को। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है E.L. थॉर्नडाइक को जाना जाता है। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक को। E.L. थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे तो E.L. थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। E.L. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। यह एक छात्र के व्यवहार का अध्ययन है जिसमें उसकी स्मृति, अवधारणात्मक प्रक्रिया और ज्ञान को बनाए रखने की क्षमता शामिल होती है। 1900 के दशक की शुरुआत में उन्होंने द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में लेख प्रकाशित किए। उन्होंने बच्चों के अधिगम की क्षमता का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपायों का निर्णय किया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में जो आपसे पूछा हुआ है, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो सोशियोमेट्रिक तकनीक का जो आविष्कार किया था वो किया था J.L. मोरेनो ने। तो सेकंड का इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, J.L. मोरेनो। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया था J.L. मोरेनो ने किया था। तो इनको पूरा नाम इनका जैकब लेवी मोरेनो। ये सामाजिक संरचना और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए सोशियोमेट्रिक तकनीक विकसित की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा हुआ है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की जो चौथी अवस्था है वो है परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। तो थर्ड ऑप्शन इज 27 का करेक्ट हो जाएगा। तो परिश्रम बनाम प्रीतम हीनता ये चौथी अवस्था है। ये अवस्था जो आती है ये आती है 5 से 13 वर्ष की अवस्था के बीच। कितनी? 5 से 13 वर्ष। ठीक है, 5 से 13 वर्ष। पहली अवस्था कितने वर्ष की होती है? पहली अवस्था शेषवावस्था में। ठीक, चलिए शेषवावस्था, पहली शेषवावस्था, इनके अकॉर्डिंग शेषवावस्था जन्म से 18 महीने के बीच, 18 माह। ठीक है, चलिए इसको कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। क्या कहा जाता है? विश्वास बनाम अविश्वास। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। चलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है 28।
28 में जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, 28 में रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर सेकंड, बाल्यावस्था। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो परिपक्वता वृद्धि की एक प्राकृतिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया है। बाल्यावस्था खेल, कल्पना और मासूमियत से जुड़ा एक दौर है। यह जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है और इसमें वृद्धि और विकास के आवश्यक पहलू शामिल होते हैं जो पूरे जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है। किस अवस्था को? उत्तर बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था को वह संधि के लक्षण आमतौर पर दिखाई देने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसी दूसरी व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बता दो। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है तादात्मीकरण, सेकंड में आपका दे रखा है प्रक्षेपण और थर्ड में औचित्य स्थापन, फोर्थ में विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तादात्मीकरण। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 29 क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा की कमी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा की कमी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन था 30वां आपका, इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ऊर्जा की कमी। इंग्लिश में कहते हैं डिप्लेशन ऑफ एनर्जी। तो भाषण विकारों में अभिव्यक्ति या आवाज की ताकत से लेकर पूरी तरह से आवाजहीनता, स्थायी स्वर बैठना, हकलाना या वास्खलन उच्चारण में दोष, वाक्यों को सही ढंग से बोलने में या दोष, गड़गड़ाहट और तुतलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ऊर्जा की कमी, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ।